हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की BPSC असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर के प्रैक्टिस सेट चल रहे थे। इसमें काफी प्रैक्टिस सेट पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। इसके अलावा कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए या पढ़ने के लिए, कंप्यूटर की हो या फिर आपके ये कॉमर्स सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड हो। उसके लिए मैंने बुक्स को आपके टैग कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर बुक्स आपको मिल जाएंगी। तो अगर आपको बुक्स अच्छी लगी तो आप परचेस भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आज की वीडियो में भी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साइज ऑफ रिसीवेबल्स इज अफेक्टेड बाई, प्राप्त राशि का आकार इससे प्रभावित होता है। क्रेडिट पॉलिसी, हैबिट्स ऑफ कस्टमर्स, टर्म्स ऑफ पेमेंट, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइज ऑफ रिसीवेबल्स की जो एक पेबल्स होती है यहाँ पर आपको पे करना है। रिसीवेबल्स क्या होती है? प्राप्य राशि, जो आपको राशियां मिलनी है, प्राप्त होनी है। तो उसका साइज जो है यानी कि बहुत अधिक मात्रा में अगर रिसीवेबल्स रह जा रही हैं, आपको काफी जो है रिसीवेबल्स जो है या डेटा बहुत ज्यादा है, आप इतना ज्यादा कैश में नहीं हो पा रहा है, तो उसका प्रभावित या इफेक्ट वो किस चीज से ज्यादा करती है? क्रेडिट नीति की क्रेडिट पॉलिसी कैसी है, या जो है उसकी ग्राहकों की आदतें किस तरह की हैं, या फिर भुगतान की शर्तें क्या। तो ये तीनों ही चीजें इफेक्ट करती हैं या साइज ऑफ रिसीवेबल्स को। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्रेडिट नीति किस तरह की रखी गई है, ग्राहक किस तरह कैश में खरीदना पसंद करते हैं या फिर क्रेडिट पर लेना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है कि बिजनेस किस तरह का है। उसमें भी काफी कुछ रहता है कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पर क्रेडिट पे ज्यादा सामान चलता है और कैश में कम रहता है। यानी कि एक साइकिल से चलता रहता है कि एक बार जो है सामान खरीदा गया, जो भी गुड्स थे वो परचेज करे गए, क्रेडिट पे रहे वो, उसका दोबारा फिर जो है ग्राहक ने जो है पुराना वाला जो था वो जो है चुका दिया, उसका नया लिया। भुगतान की शर्तें टर्म्स ऑफ पेमेंट में भी रहता है कि फिर डिस्काउंट एक होता है और एक आपको दिया जाता है कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट जो होता है मेनली वो दिया जाता है कि जब कैश में पेमेंट कर रहा होगा अगर ग्राहक कस्टमर, तो वहां पर उसको कैश पेमेंट कैश डिस्काउंट दिया जाता है कि हाँ 5% 10% आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा कि अगर आप कैश में पेमेंट पूरा कर देते हैं तो ये सब होता है कि कैश पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। ये तीनों ही चीजें इफेक्ट करती हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ फंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा धन के उपयोग का एक उदाहरण है। यहाँ पर कौन सा यूज ऑफ फंड है? एक सोर्स ऑफ फंड होता है कि कहाँ कहाँ से सोर्स है कि कहाँ कहाँ से फंड आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में, और एक हो जाता है यूज कि कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है। इसमें से कौन सा रहेगा कि इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट, अगर अचल संपत्तियों में वृद्धि हो जा रही है, नकदी में वृद्धि हो रही है, कर की वापसी है, या फिर किसी भी देयता में वृद्धि हो रही है। तो फंड किस तरह से बढ़ता है ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो अगर अचल संपत्तियों में यहाँ पर फंड किस तरह से यूज हो रहा है, कहाँ पर यूज हो रहा है, इससे ऑप्शन से आपको ऐसा लग रहा है। तो अगर फिक्स एसेट बढ़ रही है, सारी संपत्तियां बढ़ रही, मीन्स क्या है, आपने एसेट को परचेज किया है, खरीदा है, तभी तो आपकी फिक्स एसेट बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि वहां पर आपने फंड को यूज किया है, यहाँ पर कैश आपने पेमेंट करा है, तो यहाँ पर फंड यूज हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इंक्रीज इन कैश, ये तो सोर्स हो जाएगा। टैक्स रिफंड हो रहा है, ये भी सोर्स हो जाएगा। इंक्रीज इन एनी लायबिलिटी, दायित्व कोई बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने कोई कैश नहीं दिया है ना, तभी तो दायित्व बढ़ रहा है, क्रेडिटर्स आपके बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये भी आपका यूज ऑफ फंड में नहीं आएगा, सिर्फ आपके फिक्स एसेट जो इंक्रीज हो रही है वही यूज ऑफ फंड में जाएंगे। एक आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैलेंस ऑफ परचेज रिटर्न बुक इज ऑलवेज, जो क्रय बुक होती है उसका शेष हमेशा किस तरह का होता है? डेबिट, डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट, नाइदर डेबिट नॉट क्रेडिट। तो इस आगे क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि यहाँ पर ऐसे कि पूछ रहा है जो परचेज रिटर्न बुक होती है उसका बैलेंस किस तरह का रहता है, किस तरह का बैलेंस को दिखाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो वो क्रेडिट बैलेंस जनरली जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस ही दिखाती है, क्रेडिट शेष ही दिखाती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्काउंट अलाउड फॉर फॉर्म पेमेंट इज कॉल्ड, शीघ्र भुगतान के लिए दी जाने वाली छूट को कहा जाता है? रिबेट डिस्काउंट, रेट डिस्काउंट, क्वालिटी डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अभी इसी की बात मैं कर रही थी, मैंने आपको बताया था कि जो मेनली दिया जाता है एक तो ट्रेड डिस्काउंट होता है और दूसरा कैश डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट मोस्टली तब दिया जाता है जब आप फॉर्म करना चाह रहे हैं या बढ़ावा देना चाह रहे हो कैश को, यानी कि कैश में, यानी कि तुरंत भुगतान आपको दिया जा सके, जो ग्राहक है परचेज कर रहा हो तुरंत आपको भुगतान कर दे, तो उसको मोटिवेट करने के लिए, उस चीज के लिए आप ज्यादा कैश डिस्काउंट देते हैं।
तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा डिस्काउंट है जिसको दिखाया जाता है जो हम जनरल एंट्रीज कर रहे होते हैं वहां पर। एक कोई डिस्काउंट है जिसका लेखा नहीं किया जाता, जिसकी एंट्री नहीं की जाती, और एक ही की जाती है। कौन सा ऐसा डिस्काउंट है इन दोनों में से? एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, जिसकी एंट्री जो होती है वो जो हम जनरल एंट्रीज कर रहे होते हैं वहां पर की जाती है। तो इसका आंसर सभी बच्चे मुझे कमेंट जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर? लेनदार क्या है? इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन ऐसे ही लिया था कि व्हाट इज डेटर, कि देनदार क्या होता है। यहाँ पर बात क्रेडिटर की जा रही है। A creditor may be a bank, supplier or person that has provided credit to a company. लेनदार क्या है? बैंक, आपूर्तिकर्ता या व्यक्ति हो सकता है जिसने किसी कंपनी को ऋण प्रदान किया हो। A creditor is a person or entity that was owed money. लेनदार व्यक्ति है या संस्था है जिस पर पैसा बकाया है। A creditor is a person or entity legally required to provide a payment. लेनदार व्यक्ति या संस्था है जिसे कानूनी रूप से भुगतान प्रदान करना आवश्यक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि क्रेडिटर क्या होता है? कि क्रेडिटर लेनदार है, बैंक आपूर्तिकर्ता या व्यक्ति हो सकता है जिसने किसी कंपनी को ऋण दिया होता है या फिर जिसने किसी कंपनी को ऋण दिया है, प्रोवाइड करवाया है कोई फंड, वो क्रेडिटर हो जाता है उस कंपनी का। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि उस कंपनी में वो क्रेडिटर की तरह है। जब भी भुगतान करने की बात आएगी, पेमेंट है, तो वहां पर उसको भुगतान होगा वो किया जाएगा, चाहे वो सप्लायर हो, बैंक हो या फिर कोई पर्सन हो। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स इंडिकेट्स। नाममात्र खातों का क्रेडिट बैलेंस दर्शाता है ट्रेड एक्सपेंस को, लॉसेस ऑफ ट्रेड को, इनकम एंड रिसीट्स ऑफ ट्रेड को, एसेट्स ऑफ ट्रेड को। तो क्रेडिट बैलेंस नॉमिनल अकाउंट का, अगर कोई नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट में आप क्या जाते हैं जो लॉस से रिलेटेड हैं या फिर एक्सपेंसेस हैं या फिर प्रॉफिट हैं, यही तो हो जाते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट। या फिर क्या हो जाएंगे? इनकम। ये चार तरीके के मेनली होते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट्स। यहाँ पर ये क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है अगर इसमें, तो क्या इंडिकेट कर रहा होगा? किस तरह से रिसीविंग में आया है या फिर एक्सपेंस कोई हुआ है, क्या चीज इंडिकेट कर रहा है? वो हो जाता है इनकम एंड रिसीट ऑफ ट्रेड, व्यापार की आय और प्राप्तियां। अगर क्रेडिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड में इनकम दिखाई जाएगी या फिर प्रॉफिट हो रहे थे वो दिखाए जाते हैं। तो अगर इनकम साइड बड़ा है तो इसका मतलब क्या है? वहां पर क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा, क्रेडिट साइड बड़ा हो जाएगा। क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट साइड में आपका है दिखाया जाएगा, बैलेंस निकल करके है आपका आगे जो दिखाएंगे, दोनों साइड इक्वल करने हैं, तो डेबिट साइड में जो हम इसको लिखेंगे तो वो इनकम होगी या रिसिप्ट होगी। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द नॉमिनल अकाउंट फ्रॉम द बिलो गिवन लिस्ट। नीचे दी गई सूची में से नाममात्र खाते की पहचान करें। मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट, डिटर्स अकाउंट। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर आपको बताना है कि नॉमिनल अकाउंट कौन सा है जो आपके चार अकाउंट दे रखे हैं इसमें से। तो मशीनरी अकाउंट कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल अकाउंट हो जाएगा, वास्तविक खाता हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कैश अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है? ये भी आपका रियल अकाउंट ही होगा। फिर आ जाता है रेंट अकाउंट। तो रेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा? रेंट, क्योंकि किराया है, किराया क्या है? एक तरह का खर्चा है, एक्सपेंस है, व्यय है। ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? यही हो जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट पूछा गया था, तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा, डेटर्स अकाउंट जो है, डेटर होते हैं, ये कौन सा अकाउंट है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, आपको पता ही होगा। इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए कि डेटर्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग टर्म एसेट हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट पोजेसिंग अ वैल्यू एड कार्ड। दीर्घकालिक संपत्तियां जिनको कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है लेकिन जिनका मूल्य होता है उन्हें कहा जाता है इंटैंगिबल एसेट, फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट, इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लॉन्ग टर्म एसेट है, दीर्घकालीन संपत्तियां हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं है, यानी कि आप उन्हें देख नहीं सकते, भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन उनका अधिकार मूल्य होता है और वैल्यू भी होती है, उनका मूल्यांकन भी किया जा सकता है। वो क्या कहलाती है? किस तरह की एसेट्स होती हैं? वो हो जाती हैं आपकी इंटैंगिबल एसेट, अमूर्त संपत्तियां। कौन कौन सी हो जाती हैं? पहले भी कई बार इसको बता चुकी हूँ मैं। गुडविल हो जाती है, ख्याति जिसे कहते हैं। गुडविल के अलावा जो आपके ट्रेडमार्क होते हैं, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ये सब आ जाते हैं इसी में। तो एक आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ट्रायल बैलेंस इज ए। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक विवरण है, खाता है, सारांश है, खाता बही है। तो ट्रायल बैलेंस
क्या है यहाँ पर, तो अकाउंट और लेजर यहाँ पर तो आप लोग क्लियर है कि अकाउंट भी नहीं लेजर नहीं है। स्टेटमेंट या समरी में कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा कि विवरण है या फिर सारांश है, दोनों में से क्या होगा। तो ये एक स्टेटमेंट होता है, विवरण होता है, ना कि सारांश। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एनी डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज टेम्परेरी ट्रांसफर टू। ट्रायल बैलेंस में कोई अंतर अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया जाता है। ड्राइंग अकाउंट में, सस्पेंस अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, रिजर्व अकाउंट में। यानी कि ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड इक्वल आने चाहिए। लेजर में जो भी अकाउंट हमने रखे हैं उससे जो बैलेंस निकल करके आता है उससे हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। और दोनों साइड इक्वल अगर आ रहे हैं तब तो कोई बात नहीं। अगेन अगर इक्वल नहीं आ रहे, कोई सी साइड बैलेंस निकल करके आ रहा है, तो उस बैलेंस को हम किस अकाउंट में लेकर के जाते हैं, तो उसे हम सस्पेंस अकाउंट में, उच्च अंत खाता में लेकर के जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इस सस्पेंस अकाउंट को हम आगे बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं। अगर वहां पर हमने ये कहाँ पर गलती हुई है या क्यों नहीं मैच कर रहा है, अगर ये चीज मिल जाती है तो एडजस्टमेंट प्रेस करके उसे सही कर दिया जाता है। अगर नहीं मिल रही है तो ऐसे ही सस्पेंस अकाउंट ले जाकर के हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजेस पेड टू मोहन फॉर एस्टैब्लिशिंग अ मशीन शुड बी डेबिटेड टू। मशीन स्थापित करने के लिए मोहन को दी गई मजदूरी को निम्न में से डेबिट किया जाना चाहिए। वेजेस अकाउंट मजदूरी खाता में, मशीन अकाउंट में, या फिर मोहन अकाउंट में, या फिर कैश अकाउंट में। तो वेजेस पे की गई है मोहन को, किस लिए की गई थी, एक न्यू मशीन थी उसको एस्टैब्लिश करने के लिए की गई थी। तो उसे हम कहाँ डेबिट करें, तो इसको चीज को ध्यान में रखिएगा। कोई भी मशीनरी को एस्टैब्लिश करने के लिए अगर किसी भी तरह के एक्सपेंसेस किए जाते हैं तो मशीनरी अकाउंट में ही जाते हैं। यहाँ पर मशीनरी के लिए वेजेस पे की गई हैं तो वो कहाँ पर जाएंगी, वो ना वेजेस अकाउंट में जाएंगी ना ही मोहन के अकाउंट में, उसे हम लेकर जाएंगे मशीन के ही खाते में, मशीनरी अकाउंट में। तो एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो ध्यान में रखिएगा, कोई भी सैलरी दी गई हो, ढुलाई दी गई हो, कोई भी तरह का एक्सपेंस किया गया हो अगर, तो वो आपका किस में जाएगा, मशीनरी अकाउंट में ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन इसमें से और निकल करके आता है कि अगर उसे मशीन अकाउंट में ना करके मोहन के अकाउंट में या वेजेस के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है तो ये किस तरह की एरर है, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो ये किस तरह की एरर हो जाएगी, ये आपकी प्रिंसिपल की एरर हो जाती है, सिद्धांत की त्रुटि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following items will not appear in the debit side of the profit and loss account? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं लाभ और हानि खाते के डेबिट पक्ष में नहीं दिखाई जाएंगी। तो लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते हैं तो उस अकाउंट में एक साइड डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है। डेबिट साइड में क्या क्या चीजें दिखाई जाती हैं, डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। डेबिट साइड में क्या होता है, जो भी एक्सपेंसेस आपने किए हैं या फिर जो लॉसेस होते हैं वो दिखाए जाएंगे। उधर क्या हो जाता है, जितनी भी इनकम है या कुछ भी आपको प्रॉफिट हुआ है, कोई मशीनरी बेची है, कुछ भी किया, उससे आपको जो प्रॉफिट हुआ वो आप क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन सी जो है वो विल नॉट अपीयर इन द डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या नहीं दिखाया जाएगा, ऑडिट फी है, ऑफिस रेंट है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, कैरेज इनवर्ड है, इसमें से क्या नहीं दिखाया जाता। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ऑडिट फी भी दिखाएंगे, ऑफिस रेंट भी दिखाएंगे, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी दिखाएंगे, लेकिन कैरेज इनवर्ड को नहीं दिखाएंगे। कैरेज इनवर्ड क्या होता है, आंतरिक ढुलाई, यानी कि जो रॉ मटेरियल सपोज कर लीजिए मंगाया गया है, तो रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को मंगाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो हैं वो कैरेज इनवर्ड के दिए गए होंगे। तो अगर कैरेज इनवर्ड दे रखा है तो उसे हम दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ये किसकी मद हो जाती है, ये ट्रेडिंग अकाउंट की मद होती है, व्यापारिक खाते में दिखाया जाता है, ना कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें। यही का एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन एक चीज को और ध्यान में रखिएगा, अगर कैरेज आउटवर्ड दे रखा होता है, यहाँ पर इनवर्ड नहीं होता, ये आउटवर्ड होता, तो आउटवर्ड जो होता है उसको हम कहाँ दिखाते हैं, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाया जाता है। तो इनवर्ड है तो ट्रेडिंग में जाएगा, आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ध्यान में रखिएगा इसको। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड। ट्रेडिंग खाते के डेबिट पक्ष पर व्यय को कहा जाता है स्थापना व्यय, क्रय व्यय, विनिर्माण व्यय, विक्रय व्यय। यहाँ पर क्या कह रहा है, द एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, जो ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया है उसके डेबिट साइड में जो एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, किस तरह के होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट होते हैं, परचेजिंग होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें मेनली जो होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को या कोई भी जो काम हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो दिखाए जाते हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। तो उनको क्या कहा जाएगा, तो उनको मेनली कहा जाता है परचेजिंग एक्सपेंसेस, क्रय व्यय। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। या अगर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता
अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में के जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो जाता। यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट की बात करी गई थी, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट है व्यापारिक खाता, यानी कि कोई व्यापार किया जा रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का मतलब है कि कुछ मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, कुछ बनाया जा रहा है। तो जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाती हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाती हैं। तो उनके जो एक्सपेंस होंगे वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस विनिर्माण व्यय कहलाते हैं, और जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होंगी उनके परचेजिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। एक आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a bill is done not payable on demand on 1st April 2022 for 4 months, the due date or date of maturity will be। यदि 1 अप्रैल 2022 को 4 महीने के लिए बिल तैयार किया जाता है मांग पर देय नहीं, यानी कि जो बिल है वो मांग पर देय नहीं, डिमांड पर पेबल नहीं है, तो देय तिथि का या परिपक्वता की तिथि होगी, कौन सी डेट होगी? 3 अगस्त 2022, 7 अगस्त, 2 अगस्त, 2 अगस्त या फिर 4 अगस्त। यहाँ पर अगस्त की ही चारों डेट्स आपकी दे रखी हैं। 1 अप्रैल 1 अप्रैल को वो था, 4 महीनों के लिए था। तो अब आपसे पूछ रहा है उसकी मैच्योरिटी की डेट क्या होगी, तो यहाँ पर कौन सी डेट होगी मैच्योरिटी की? वैसे तो 4 मंथ दे रखा, आपने सीधे सीधे जोड़ लिया, 1 अप्रैल से है, तो अगर आप जोड़ने जाएंगे आगे 1 अप्रैल से क्या हो जाएगा, मई हो जाएगा, फिर जून आ जाएगा, उसके बाद 1 जुलाई, और पूरे जो होंगे 1 अप्रैल से यहाँ पर 1 मंथ हो गया, ये आपका जो है 2nd मंथ हो गया, ये 3rd मंथ हो गया, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका अगस्त वाला, ये 4th मंथ हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि ड्यू डेट क्या होगी, तो 1 अगस्त तो होगी, लेकिन 1 अगस्त तो ऑप्शन में ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो मेजोरिटी डेट होती है, मेन जो आपके जो भी मंथ दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 मंथ दे रखे हैं, उससे कुछ आगे के डेज के जो होते हैं, ये कह सकते हैं कि थोड़े दिन के लिए जो है कंसेशन दिया जाता है, तो कुछ दिन होते हैं, तो वो कितने दिन होते हैं उन्हीं को जोड़ करके आपको आगे की डेट को बताना है। तो यहाँ पर कितने डेज तक आगे हो जाता है, तो यहाँ पर 3 ग्रेस डे मिलते हैं, 3 ग्रेस डे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन में था 1 अगस्त में 3 दिन को और जोड़ लीजिएगा तो हो जाएंगे 4 अगस्त तक, जो है 4 अगस्त 2022 तक जो है वो मैच्योरिटी डेट रहेगी आगे। अगर तब तक जो है भुगतान नहीं कराया जाता है तो वहाँ पर वो क्या होगा, डिसऑनर हो जाएगा, या फिर उसके बाद जो है पेबल नहीं हो पाएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इसको याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको इसलिए ध्यान में रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको डेट में दे रखे होंगे, कहाँ से न्यूमेरिकल ही है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि कितने दिनों के लिए ग्रेस डे दिया जाता है, तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। चलिए, हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर आपको 1 अगस्त भी दे दिया होता, तो वहां पर आप और कंफ्यूज होकर आपको नहीं पता होता तो सीधे सीधे आप सही आंसर लगा देते, जो कि गलत होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन डिसऑनर अ प्रॉमिसरी नोट डजंट रिक्वायर, अनादर होने पर वचन पत्र के लिए निम्न की आवश्यकता नहीं होती है, नोटिंग, एक्सेप्टिंग, डिस्काउंटिंग, नन ऑफ द। तो डिसऑनर यानी कि अनादर हो जाना, यानी कि अब उसको जो भी दे रखा है, चेक है, प्रॉमिसरी नोट है, बिल है, कोई भी है, उसका भुगतान नहीं किया जा सकता। तो वहां पर अगर प्रॉमिसरी नोट है, डजंट रिक्वायर, फिर क्या चीज रिक्वायर उसके लिए नहीं होती है, तो वो हो जाती है एक्सेप्टिंग, उसको स्वीकृत नहीं किया जाएगा, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा अगर उसका डिसऑनर हो गया। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ सेट ऑफ अकाउंट, डैश खातों का एक समूह है, लेजर, जर्नल, पोस्टिंग, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम में कुछ बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो कुछ आपके टफ भी होते हैं, दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में दोनों को ही रखिएगा। कभी कभी बहुत से टफ जो होते हैं वो तो आप सॉल्व कर ले जाते हैं, लेकिन बहुत ही इजी से छोटे छोटे से क्वेश्चन जो होते हैं वो गलत हो जाते हैं, तो इसलिए दोनों को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, लेजर को कहते हैं, जो लेजर होता है उसको कहा जाता है सेट ऑफ अकाउंट, क्योंकि इसमें बहुत से खाता बही हिंदी में कहा जाता है, खाता बही एक किताब होती है जिसमें बहुत से खाते रखे जाते हैं, मीनिंग ये है, तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट प्रिपेयर अकाउंट इंटाइटल्ड एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, निम्न में से कौन आय व्यय खाता नामक खाता तैयार नहीं करता है, एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी, एक धर्मांत संगठन, पेशेवर फर्म, कल्याण क्लब। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा आपकी एक संगठन है या कंपनी है या फर्म है जो कि क्या प्रिपेयर नहीं करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को, आय व्यय खाते को प्रिपेयर नहीं करता है। तो इसमें आय
आय और व्यय खाते को प्रिपेयर जो करती हैं कंपनियां, वो आपकी नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनीज होती हैं, जो गैर लाभ के उद्देश्य से बनाई गई संगठन होते हैं, संस्थान होते हैं, वो नहीं बनाते, वो बनाते हैं मेनली प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो कंपनियों के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को नहीं बनाएगी, आय व्यय खाते को नहीं बनाएगी। वो किसको बनाएगी? वो बनाएगी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो उसको प्रिपेयर करेगी। तो बाकी ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोफेशनल फर्म है, वेलफेयर क्लब है, ये तीनों ही इसको बनाती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंट्री ऑफ 6,500 was wrongly posted to salaries account instead of machinery account as salaries are to be capitalized. It is वेतन को पूंजीगत किए जाने के कारण मशीनरी खाते के बजाय वेतन खाते में 6,500 की प्रविष्टि गलत तरीके से पोस्ट की गई थी, या है कमीशन की त्रुटि है, लिखित त्रुटि है, सिद्धांत की है, या फिर चूक की त्रुटि है। तो किस तरह की है? क्या कह रहा है कि वेतन को पूंजीगत करने के लिए उसे मशीनरी खाते के बजाय वेतन खाते में उसकी प्रविष्टि गलत तरीके से कर दी गई है। तो अब ये किस तरह की त्रुटि मानी जाएगी? तो ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी मैंने आप लोग को समझाया ही था कि अगर मशीनरी अकाउंट में दिखाना है लेकिन उसमें ना दिखा करके उसको हम अगर वेजेस अकाउंट में डाल देते तो वो प्रिंसिपल की त्रुटि हो जाती, प्रिंसिपल का फॉल्ट हो जाता। अच्छा, यहाँ पर आपको स्पेशली कह रहा है कि गलत तरीके से, मीन्स की हो सकता है जो मशीनरी अकाउंट में स्टैब्लिशमेंट पर ही एक्सपेंसेस आए हों, वो वेजेस के जो वेजेस दी गई हैं वो उसके स्टैब्लिशमेंट के लिए ही दी गई हो, लेकिन उसे मशीनरी खाते में ना दिखा करके वेतन के जो सैलरी अकाउंट है वहां पर दिखा दिया गया, वेजेस अकाउंट में दिखा दिया गया, तो वो हो जाएगी सिद्धांत की त्रुटि एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, क्योंकि वहीं पर जो है आप लोग गलती कर जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पे सीधे सीधे आपको ये चीज लग रही होगी कि वेजेस अकाउंट में वेजेस दी गई है तो वहां पर ही दिखाना है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ खुद क्वेश्चन कह रहा है कि रॉन्गली पोस्टेड। वो खुद कह रहा है कि रॉन्गली पोस्टेड है, मीन्स कहने का ये है कि ना कहकर भी उसने ये चीज आपको बता दी कि जो वेजेस पे करी गई हैं वो मशीनरी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए ही पे की गई हैं, इसलिए उसको अगर नहीं दिखाया है मशीनरी अकाउंट में तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, सिद्धांत की त्रुटि है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स फॉर कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। आयकर अधिनियम 1961 की धारा में आयकर रिटर्न भरने को अनिवार्य करने का प्रावधान है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 5, 139 सबसेक्शन 3, यहाँ पर 4 और 1, यानी कि सेक्शन 139 ही दे रखा है, उसके सब सेक्शन में आपको आंसर ढूंढना है। 5 होगा, 3 होगा, 4 होगा या फिर 1 होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि आयकर अधिनियम है 1961 की धारा में आयकर रिटर्न भरने की अनिवार्य करने का प्रावधान है कि आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य होता है। ये किस सेक्शन में कहा गया है? ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस सेक्शन में कहा गया है? ये सेक्शन 139 सेक्शन 1 में कहा गया है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें तो आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए कि क्या आंसर है या कौन से सेक्शन में आ रहा है और किस तरह की इसके लिए ये चीज है या ये धारा जो है इसमें कंपल्सरी जो भरना है, मैंडेटरी है, तो कौन सी आ जाती हैं? तो प्राइवेट है, पब्लिक है, फॉरेन या डोमेस्टिक कंपनीज आती हैं, इसमें मेनली जिनको भरना होता है। या फिर किस तरह का इंडिविजुअल कोई है पर्सन अपना बिजनेस कर रहा है लेकिन उसकी जो एग्जम्पशन लिमिट है उसके ऊपर है इनकम, तो उसको भी इसमें फॉर्म या फिर ITR भरना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्सिडरी बुक? इनके में से कौन सहायक पुस्तक नहीं है? परचेज बुक, बिजनेसेबल बुक, सेल्स बुक, एसेट बुक। कौन से इसमें से जो है वो सब्सिडरी बुक नहीं? तो जर्नल होता है और जर्नल की कुछ सब्सिडरी बुक बनती हैं, तो कौन सी इसमें से नहीं होगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर परचेज बुक भी होती है, बिजनेसेबल बुक भी होती है, सेल्स बुक, लेकिन एसेट बुक जो है, संपत्ति बही जो है वो सहायक बुक नहीं होती, सब्सिडरी बुक नहीं होती। तो मेनली जो होती हैं आपकी यही वाली रहती हैं, या सेल्स रिटर्न बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, ये सब आती है। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसेट बुक। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस देखे होंगे, वीडियो एंड तक देखी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जिससे आपको आगे पढ़ना है तो वो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगी सारी बुक्स का, वहां से आप परचेस कर सकते हैं उसे इजिली। तो वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।